आज हम आपके समक्ष उस बीमारी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिस बीमारी के हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं। उनको कष्ट रहता है, उसकी शिकायत रहती है और 3 महीने 6 महीने इलाज करा करके आते हैं। इलाज कराने के बाद भी उनको बेनिफिट नहीं होता है, फिर वो छोटे इलाज या हमारे पेन मेडिसिन के बड़े प्रोसीजर से बेनिफिट पाते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नॉर्मल रिज्यूम करते हैं। उनको कोई विशेष समस्या नहीं होती, उनको सिर्फ और सिर्फ दर्द, झुंझुनी, सुनपन, भारीपन की शिकायत होती है, मतलब न्यूरोपैथिक पेन की शिकायत होती है। और उसके रेड फ्लैग भी होते हैं। हो सकता है कि मांसपेशियों में कमजोरी आने लगे या फिर लैट्रिन पेशाब जो है मालूम चलना बंद हो जाए। तो इस तरीके की शिकायतें भी होती हैं, लेकिन ये रेयरली होती हैं। इनका इंसिडेंस बहुत कम होता है। ज़्यादातर उनको दर्द की या झुंझुनी, सुनपन, भारीपन की शिकायत होती है और उसके साथ भी वो रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हैम्पर होती है। तो मैं आज बात करता हूँ कि एक टीचर की, जिन्होंने हमारे गुरुजी को पढ़ाया और उन्होंने कई सारे डॉक्टर और इंजीनियर प्रोड्यूस किए अपनी कोचिंग से। तो सर हमारे क्लिनिक पर आए और उनको हमने देखा। उनकी कंप्लेंट ये थी कि उनको 6 साल 7 साल से घुटने में समस्या थी, दाहिने घुटने में समस्या थी, जिसकी वजह से उनको चलने में प्रॉब्लम होती थी। हालांकि उसके बाद भी वो 4 किलोमीटर सुबह और 2 किलोमीटर शाम को टहलते थे, लेकिन घुटने में समस्या रहती थी उनको, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। अब 2 महीने से उनको बाएं पैर में झुंझुनी, झटका, सुनपन की शिकायत हुई और उनकी कंप्लेंट एज ए टीचर बड़ी टिपिकल थी कि मैं पहले 6 किलोमीटर चल पाता था, फिर मैं 4 किलोमीटर चल पाता हूँ, फिर 2 किलोमीटर। आज की डेट में ऐसा है कि मैं अगर 300-400 मीटर भी चलता हूँ तो मेरे पीछे पैर भारी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बटक की मांसपेशियाँ, उनकी थाई की मांसपेशियाँ, पीछे नीचे काफ, पिंडलियाँ, ये सब भारी हो रही हैं, जो मुझे एकदम जकड़ ले रही हैं, जिससे मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। और दर्द मुझे पूरा पुट्ठे से लेकर के नीचे तलवे तक और नीचे उंगली तक, पैर की उंगलियों तक, अंगूठे तक मुझे जो है लगता है कि कुछ ऐसा दर्द जैसा जा रहा है, जो कि जो है मुझे परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से मैं चलने में असमर्थ हूँ। मेरी जो वॉक है, मेरी वॉक जो है प्रभावित हो गई है। मैं 200-300 मीटर पे सीमित रह गया हूँ। इसके अलावा चूंकि टीचर हैं, खड़े होकर के पढ़ाते हैं, तो कह रहे हैं कि मैं सर जब 10 मिनट खड़ा रहता हूँ, 10 मिनट के बाद मुझे समस्या आने लगती थी, जो कि पहले था कि मैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में खड़ा रहता था, मुझे कोई समस्या नहीं थी और बैठता मैं अपनी मर्जी से था। अब क्या है, अब मुझे 10 मिनट के बाद बैठने लगता है कि मुझे बैठना चाहिए, बैठ के बात चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मुझे जो है 10 मिनट के बाद बैठना पड़ता है। तो आखिर क्या बीमारी है, क्या बताना चाह रहे हैं, तो इसको हम देखते हैं। जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि जो भी उनकी लाइफ स्टाइल थी, उसके वजह से उनके कमर में नस दबने की समस्या थी। कमर से जो पैर की नसें हैं वो कमर से निकल करके, कमर से स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके वो नीचे पैरों में जा करके सप्लाई करती है। जो कमर से नसें निकल करके पैर में जा रही हैं, वो कमर का ही हिस्सा जहाँ पे वो नसें दब रही हैं, दब करके सिम्पटम क्रिएट कर रही हैं। और ये नसें जिस रास्ते पे जाती हैं वो पूरा रास्ता जो है पेनफुल रहता है। वो पूरा उनका ट्रैक जो होता है वो जो है पेन पैदा करता है। इसको हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में डर्मेटोम भी बोलते हैं। डर्मेटोम मतलब कि यह हिस्सा जिस नर्व से सप्लाई हुआ है, वो नस में अगर कंप्रेशन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस पूरे एरिया में पेन प्रोड्यूस होगा। तो यही टिपिकल कंप्लेंट थी कि कमर से दर्द पैदा होता है, कमर से पुट्ठे पे जाता है, पुट्ठे से जांघ पे जाता है, जांघ से घुटने के नीचे जाता है और नीचे होता हुआ तलवे तक जाता है, अंगूठे तक जाता है। तो ये टिपिकल जिस नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के अलॉन्ग दर्द की कंप्लेन कर रहे हैं वो है S1 नर्व। ऐसे ही मरीज हमारे पास आता है L5 नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के अलॉन्ग पेन की कंप्लेन करके, तो उसमें दर्द पीछे नहीं होगा, उसमें कहेगा कि दर्द ऊपर कमर से उतरता है, लेकिन साइड से होता हुआ जाता है और आगे अंगूठे तक जाता है। तो इस तरीके से कंप्लेन करेगा। और अगर L4 का पेन होगा, L4 डिस्ट्रीब्यूशन का पेन होगा, तो कमर से शुरू होगा और ये आगे आएगा घुटने तक। तो इस तरीके की जैसी मरीज की हिस्ट्री होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बीमारी को पकड़ते हैं और पकड़ करके डायग्नोसिस बनाते हैं, डायग्नोसिस बना करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये उनकी टिपिकल कंप्लेंट थी। तो अब बात करते हैं इसी बीमारी की। इसको हम लोग लंबर रेडिकुलर सिंड्रोम बोलते हैं, लंबर रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, लंबर PIBD बोलते हैं, लंबर डिस्क बल्ज बोलते हैं, लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। कई सारे नामों से बीमारी बताई जाती है। और है क्या, ये रेडिकुलोपैथी है। रेडिकुलोपैथी मतलब ये पेन हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक रिफर्ड पेन, एक रेडिकुलर पेन। रिफर्ड पेन मतलब कि जैसे दर्द, बीमारी कहीं और है और दर्द कहीं और हो रहा है, तो वो रिफर्ड पेन होता है।
और रेडिकुलर पेन मतलब कि जहाँ से लेकर के जहाँ तक वो ट्रैक है, जहाँ से लेकर के जहाँ तक वो नस गई है, उसके पूरे एरिया, उसके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन पे दर्द होगा। तो ये जो पेन था ये रेडिकुलर पेन है। रेडिकुलर पेन मतलब कमर से शुरू हो रही है, नीचे जो है तलवे तक नस जा रही है, तो उसी के लॉन्ग पूरे एरिया में पेन हो रहा है। तो क्या हो रहा होगा इनके उसमें, इसमें समझते हैं। जैसे ये लंबर एरिया है, कमर का एरिया है। ये यहाँ पर जो है हमारी पसलियाँ ख़त्म हो गई, उसके नीचे जो वर्टिब्रा हैं, इधर से देखें, ये L1, L2, L3, L4, L5 तो ऐसे हैं। ये जो हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच में कुशन्स होते हैं, गद्दियां होती हैं, जिनको डिस्क बोलते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसको वर्टिब्रा बोलते हैं, दोनों के बीच में जो है इसको डिस्क बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये डिस्क होती है। और इसके अलावा जब ये तो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मॉडल है, जब सारी सॉफ्ट टिश्यूज में जैसे लगाते जाएंगे तो प्रॉपर ह्यूमन बींग बन के तैयार होगा। और ये जो इसमें डिस्क है, और डिस्क के अलावा ये अंदर हम लोग ये स्पेस देख पा रहे हैं, ये जो स्पेस है ये पूरी ऊपर से कनेक्टेड है, ऊपर से जो कनेक्टेड स्पेस है इसी में थीकल सैक होता है। थीकल सैक मतलब जो नसों का जाल है, ऊपर सर है, ऊपर से सर से जाल नीचे उतरता हुआ चला आ रहा है। और उसके बाद हर एरिया में जब जो है जिस नस का नंबर आ जाता है, वो नस जो है धीरे से सेंटर से साइड में आती है, साइड में आकर के नीचे निकल जाती है। तो हर नस अपने अपने लेवल पे आते हुए नीचे निकल जाती है। और ये जो हड्डी है ये पीछे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं जिससे ये जुड़ती है, जिससे जुड़ी हुई है। जिस जगह से जुड़ती है उसको पेडिकल बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जिससे हम सारा काम करेंगे। अब बात आती है कि कंप्रेशन कैसे हो रहा है। तो ये जो पीछे डिस्क थी ये निकल करके कंप्रेस कर सकती है, या फिर डिस्क की हाइट कम हो जाती है। सबसे मेन डिस्क का डिजेनरेशन जो कि उम्र के साथ होता है वो बीमारी पैदा करता है। इसके अलावा ये हड्डी है, हड्डी इस पर मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं, जगह जगह से मांसपेशियों से खिंचाव आता है बीमारी की वजह से, या मांसपेशियों के खिंचाव की वजह से जगह जगह से बोन निकलती है। जो बोन निकलती है वो ऑस्टियोफाइट बनाती है, वो ऑस्टियोफाइट जो है नस को कंप्रेस करेगा, उसकी वजह से समस्या पैदा होगी। इसके अलावा अगर डिस्क डिजेनरेट होकर के उसकी हाइट कम होगी तो ये दोनों हड्डियां पास पास आएंगी। जब हड्डियां पास पास आएंगी बॉडी वेट की वजह से, तो फिर ये जो गैप है, ये गैप जो कि इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, जो कि स्पाइनल फोरामेन है, जहां से स्पाइनल एग्जिटिंग नर्व रूट जो है यहाँ से एग्जिट करती है, इसकी हाइट अगर कम होगी तो इसकी जो लंबाई है ये कम होगी। अगर ये कम होगी तो यहाँ पे नस दबेगी, और नस दबने की वजह से फिर उसके फीचर आएंगे। तो अब ये जो नस का दबने का कारण है वो बोनी इम्पिंजमेंट होगा। ये क्योंकि सब सारी हड्डियां पास आएंगी, पास आने पे इम्पिंजमेंट होगा, उसकी वजह से कंप्रेशन होगा। तो इस तरीके से कई सारे कारण हैं इम्पिंजमेंट के जो कि सिम्टम पैदा करते हैं। ये किस तरीके से नसों के जाल को और अच्छे तरीके से समझते हैं, तो ये इस तरीके से, ये सर का हिस्सा है, ये पैर का हिस्सा है, ये हम फिर से वही देख पा रहे हैं। ये हड्डियां हैं जिनको वर्टिब्रल बॉडीज बोलते हैं, जो कि आयताकार होती हैं। ये पेडिकल है, ये वो हिस्सा है जिससे पीछे का पूरा स्ट्रक्चर जाके जुड़ता है। तो जब ये नसें पूरी सेंटर में जा रही होती हैं, जब जिस नस का नंबर आता है वो धीरे से साइड होकर के किनारे निकल जाती है, साइड होकर के इस पेडिकल के नीचे से निकल जाती है, अपने करस्पॉन्डिंग पेडिकल के नीचे से निकल जाती है। तो इस तरीके से दाहिने साइड की भी और बाएं साइड की भी दोनों नसें बराबर से निकल जाती हैं। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जो नसें यहाँ से निकल रही हैं, ये नसें ऐसे ही यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, इनको हर तरीके से कवर किया जाता है ताकि इन पे कम से कम एक्सर्शन जाए, कम से कम स्ट्रेस जाए, कम से कम जो है लोड जाए, इन पे कोई कंप्रेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कैसे कर सकते हैं इसको? सबसे पहले अगर हम कूदते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, रोड के झटके लग रहे हैं, भारी सामान उठा रहे हैं, अब एक कुंटल का बोरा हमने उठा लिया या लकड़ी उठा ली, कोई इसको गाड़ी खींच दी, इस तरीके से कोई भी काम हम कर रहे हैं, लेकिन बॉडी का जर्क नसों पे नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? इसलिए क्योंकि ये पूरी नसें चारों तरफ से पानी से घिरी होती हैं। पानी से अच्छा कोई शॉक एब्जॉर्बर माना नहीं जाता है। बेस्ट शॉक एब्जॉर्बर इन द वर्ल्ड इज वाटर। तो चारों तरफ से ये पानी से घिरी हुई है, तो सिर्फ इतना ही नहीं, पानी तो है ही है शॉक एब्जॉर्बर। इसके अलावा जब ये नस निकल रही होती है तो इसके चारों तरफ फैट का कुशन होता है। जैसे हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो बॉडी में हर वाइटल स्ट्रक्चर के चारों तरफ होता है, वैसे ही जो नसें हैं, इन नसों के चारों तरफ भी फैट होता है। वो फैट इनको एज ए कुशन काम करता है और इनको प्रोटेक्शन देता है, जिसको हम लोग ये इस वाले पिक्चर में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।
कि ये नर्व रूट है जो कि जो है बाहर निकलने की तैयारी पे है। अब एकदम जो है अपने गेट पर खड़े होकर के झांक रही है, यहाँ से नीचे उतर जाएगी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये पीला पीला स्ट्रक्चर जो चारों तरफ से घेरा हुआ है, ये फैट है जो कि इसको पूरी तरीके से घेर रखा है। इसके अलावा ये एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है जो कि लिगामेंट है, दो ऊपर और नीचे की हड्डियों को आपस में जोड़ता है, इसको लिगामेंटम फ्लेवम बोलते हैं। ये लिगामेंट भी इसको कुशनिंग इफेक्ट देता है, इसको जो है मुलायम गद्दा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो डिस्क है, डिस्क अपने आप में सॉफ्ट टिश्यू है जो कि इसको इसी चीज़ पे ये ऐड ऑन करता है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जो कि कुशन का काम करती हैं और नर्व को एकदम सॉफ्ट एनवायरनमेंट दे करके उस पर रखी ताकि उस पर ना कोई दबाव पड़े ना कोई स्ट्रेच पड़ती। यही चीज़ हमें एमआरआई में भी दिखाई देती है। जब हम एमआरआई में देखते हैं तो ये पूरी हड्डियाँ इस तरीके से दिखाई देंगी और ये नस जो है ग्रे कलर की दिखाई देगी और चारों तरफ इस तरीके से फैट का स्ट्रक्चर जो है दिखाई देगा। फैट अगर हम जो है इमेज देख रहे हैं एमआरआई की तो T1 और T2 दो सीक्वेंस होती है, तो T1 सीक्वेंस में वाइट आता है। तो ये हमें प्रॉपर इस तरीके से वाइटिश चमकती हुई चारों तरफ ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि पूरा वाइट स्ट्रक्चर, उसमें ग्रे कलर की नस दिखाई देगी। और अब अगर जो है इसमें कंप्रेशन शुरू होगा, कंप्रेशन कैसे शुरू होगा, ये डिस्क निकल करके दबा सकती है या डिस्क छोटी हो सकती है, उससे इसकी हाइट कम होगी। जब हाइट कम होगी तो ये जो ये लिगामेंट जो है मुड़ जाता है, मुड़ करके अंदर की तरफ आ जाता है, जिसको बकलिंग बोलते हैं। तो इसकी बकलिंग हो सकती है या डिस्क का बल्ज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं और इस एरिया में हो रही है जो कि फोरामिनल एरिया है, तो ये ओवरऑल क्या करेगा, इस पहले फैट को कम करेगा। फैट को कम करने के बाद धीरे धीरे करके अगर सीवियरिटी बढ़ेगी तो फिर नस को भी दबाने लगेगा, तो नस भी इस तरीके से जो है पिंच हो जाएगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये चीज़ है जो कि नस को कंप्रेस करती है और सिम्टम क्रिएट करती है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर जो है दिखाया है। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, धीरे धीरे करके कंप्रेशन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे देखिए डिस्क भी दबा रही है, फ्लेवम भी दबा रहा है और नस भी देखिए मुड़ी हुई है जो कि पहले फ्री थी। और इस जगह पर हम देखेंगे फैट तो हमें बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन यही है, जब गद्दा हटता है तो नस परेशान होती है। अब हम एमआरआई की बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही जो भी डिस्क की पैथोलॉजी है, नस की पैथोलॉजी है, वो हमें एमआरआई में ही समझ में आती है। हम उसके लिए एमआरआई एडवाइस करते हैं और एमआरआई से ही हमें मालूम चलता है कि क्या स्टेटस है नस का, कौन सी चीज़ नस को कितना दबा रही है, नस कितनी दबी हुई है। तो उसी को समझाने के लिए ये पिक्चर ली गई है। इसमें एमआरआई की पिक्चर है, एक नॉर्मल पिक्चर है। इसमें हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ये पहली चीज़ तो ये एमआरआई की T2 सीक्वेंस है। T2 सीक्वेंस में जो पानी है वो सफ़ेद आता है। तो ये जो एरिया है, यही एरिया है नस का एरिया, यही कैनाल का एरिया है, स्पाइनल कैनाल का, जिसके अंदर नस होती है। तो ये कैनाल का एरिया कैसा प्रेजेंट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बीमारी पकड़ में आती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इस एरिया को यहाँ पे मैच करा के समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ये ऊपर व्हाइट एरिया दिख रहा है, ये व्हाइट दिख रहा है, ये क्या है, CSF है, ये पानी है, CSF है जो कि चारों तरफ से नस को कवर किया रहता है। और ये जो ब्लैक जो डॉट दिख रहे हैं, ये नसें हैं, ये नर्व रूट हैं, जिसको हम लोग कॉर्डा इक्वाइना भी बोलते हैं, क्योंकि सारी नसें ऊपर से झुंड बना करके नीचे आ रही हैं घोड़े की पूंछ की तरह, और जैसे जैसे जिसका नंबर आएगा वो अपने अपने लेवल पे बाहर निकलती जाएगी। अब नॉर्मली जो नसें होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं, वो ऐसे नीचे की तरफ होती हैं, डिस्क से दूर होती हैं। डिस्क और नस के बीच में पानी होता है, CSF होता है। तो इस तरीके से, और नसें इस तरीके से पड़ी होती हैं। और ये क्या, नस के नीचे जो देख रहे हैं, जो ये सफ़ेद स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पीला दिखाया है, ये फैट है। फिर से वही कुशन है, ये हड्डी है। इस हड्डी और उस नस के बीच में हमने कुशन दिया, ईश्वर ने कुशन दिया, ये गद्दा दिया जो कि इसको शॉक एब्जॉर्बर का, प्रोटेक्शन का काम करेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस स्टेज पे हम देख रहे हैं कि क्या है कि पानी उतना ही है, लेकिन नसें जो है थोड़ी पास आई हैं। ये भी नॉर्मल ही है, नियर नॉर्मल है। एक बस ये है कि कुछ कारण है जिसकी वजह से कुछ कंप्रेशन स्टार्ट हुआ है। कैसे, जो नॉर्मल जो डिस्क का शेप है वो देख रहे हैं किडनी के शेप का होता है, रेनी फॉर्म, इस तरीके के बीन के शेप का होता है। तो ये शेप यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है और किसी कारणवश इसमें दबाव हो रहा है, जिसकी वजह से CSF थोड़ा कम हुआ है, पानी थोड़ा कम हुआ है। और इसके आगे हम क्या देख रहे हैं, इसके आगे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी बहुत कम हो गया है। यहाँ पे नसें जो नीचे बैठी रहती थी, ये पूरे उसमें किसी कारणवश इसमें दबाव हो रहा है, कोई चीज़ इनको दबा रही है, और दबाने की वजह से ये क्या हो गई है, पास आकर के इस तरीके से झुंड बना रही है। अब ये जो झुंड है, ये झुंड नसों का झुंड है, जिसमें नसें बिंदी अभी भी दिखाई दे रही हैं और पानी चारों तरफ घिरी हुई है, लेकिन पानी की मात्रा कम हो गई है। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि इसमें पानी इतना था, इसमें थोड़ा कम हुआ, इसमें पानी जो है लगभग कम होगा, नसें बिंदी दिखाई दे रही हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप जो कि और ज़्यादा कंप्रेशन को बताता है, उसमें क्या हो गया, उसमें कुछ कारण से अब नसें इतनी जो है पास आ चुकी हैं,
कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पूरी नस एकदम काला झुंड जैसा, काले गुत्थी जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन नीचे देख रहे हैं कि नीचे अभी तक सारे एरिया में फैट गद्दा प्रिजर्व्ड है, शॉक एब्जॉर्बर प्रिजर्व्ड है। यही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है, ये नीचे जो तिकोना सा फैट अभी तीनों एरिया में प्रिजर्व्ड है। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि नसों का दबाव जो है काफ़ी बढ़ चुका है, यहाँ पे काफ़ी दबाव बढ़ चुका है। कैसे मालूम है? ये इसके नीचे का काला हिस्सा देखिए, इसके नीचे का काला हिस्सा देखिए, यहाँ कम था, यहाँ थोड़ा बढ़ा है, यहाँ थोड़ा और बढ़ा है, यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। चारों तरफ से कालापन बढ़ रहा है, मतलब कालापन चारों तरफ से बढ़ रहा है। नस जो है बहुत पास आकर के ग्रेइश कलर की दिख रही है, लेकिन नीचे फैट प्रिजर्व्ड है। तो गलीमत तो नहीं है, मॉडरेट कैनाल स्टेनोसिस में हम आ चुके हैं। और इसके बाद की स्टेज जो कि क्रिटिकल कैनाल स्टेनोसिस कहलाती है, यहाँ पे तो हम ढूंढते हैं, अरे कहाँ गई नस, नस कहाँ गई, कहीं नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि चारों तरफ से कंप्रेशन इतना है कि देखिए कालापन बहुत बढ़ चुका है। जो कालापन है वो बीमारी की निशानी है। अगर यहाँ पे सफेदी रहे तो ये नॉर्मल है। यही चीज़ हम इलाज करते हैं परक्यूटेनियस। अगर हम इंडोस्कोपिक 8 mm का चीरा लगा करके इनका दूरबीन से इलाज करते हैं, तो उसके बाद ये जो स्टेज है, जो कालापन, यही कालापन फिर से सफ़ेदी में बदल जाता है, फिर से ये स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब अभी यहाँ पे नसें दब रही हैं, इन नसों को न खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज हुआ है, वेस्कुलरिटी कंप्रोमाइज हुई है, नर्व का मैकेनिकल कंप्रेशन है, और चारों तरफ से कंप्रेशन के बाद इस पर कुछ न कुछ नर्व पे इरिटेशन होगी, सूजन होगी, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर निकले होंगे, सब्सटेंस पी वगैरह, वो नस को इरिटेट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से मरीज को बहुत सिम्टम आ रहे होंगे, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन बोलते हैं। क्लॉडिकेशन मतलब कि नस की सप्लाई ब्लॉक है। तो न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन मतलब नर्व की वजह से क्लॉडिकेशन हो रहा है। मांस जो जिस एरिया को नसें सप्लाई करती हैं, उस एरिया की मांसपेशियों में भारीपन, झुंझुनी, शून्यपन जैसे लक्षण आ रहे हैं, मसल्स करा रही हैं कि ऊपर कुछ दिक्कत है, उस दिक्कत का निदान कराइए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फैट लॉस हो चुका है। ये क्रिटिकल स्टेनोसिस है। क्रिटिकल स्टेनोसिस होने के बाद मरीज को क्या है कि यहाँ पे अभी भी मरीज को सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ क्लॉडिकेशन के सिम्टम हो। मरीज ये बोल रहा हो कि हम जब खड़े होते हैं तभी हमको दर्द शुरू हो जाता है, हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इनको भी आराम मिलता है, आगे झुक जाते हैं, इनको रिलीफ मिल जाता है। आगे झुक जाते हैं, लाठी लेके चलते हैं, या पूरा झुक जाते हैं। पूरा झुक करके ये जो बॉडी का जो वेट था, वो वेट जो है स्पाइन से न हो करके उसको आगे की तरफ गिरा देते हैं, सेंटर ऑफ मास। कैसे चीज बताई जाती है? जैसे हम सीधे खड़े हैं तो जो स्पाइन है, वर्टिब्रल कॉलम है, वही जो है क्या करता है, बॉडी के वेट को ट्रांसमिट करता है। लेकिन जब हम झुक जाएंगे, झुकने के बाद जो हमारी बॉडी, इसका जो वेट है वो आगे की तरफ आ गया, सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ आ गया। जब आगे की तरफ आ गया तो यहाँ पे वेट नहीं जाएगा तो कंप्रेशन के फीचर नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये जो मरीज होते हैं, ये मरीज फॉरवर्ड बेंड कर जाते हैं, इसको स्टूपिंग पोस्चर बोलते हैं, और इस पोस्चर पे ऐसे ऐसे चलने में कंफर्टेबल होते हैं, जो कि ओल्ड एज की निशानी है। और ये चीज जो हो रही है, ये चीज हमें क्या बता रही है कि अंदर एमआरआई में नस का क्रिटिकल लेवल पे दबाव होगा। इतनी बातें हमने बताई जो कि आपको समझ में आई होंगी। आप बीमारी को मरीज की पोस्चर से कोरिलेट कर पा रहे हो। लेकिन क्या हर क्रिटिकल स्टेनोसिस, हर इस लेवल की स्टेनोसिस में, जिसको ग्रेड 4 स्टेनोसिस बोलते हैं, ये सिजास क्लासिफिकेशन है, हर ग्रेड 4 स्टेनोसिस में क्या जो है मरीज को ऐसे सिम्टम आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी बिल्कुल काला दिख रहा है, कोई भी जो है उसमें कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वहाँ पे नसें जो है कुछ उनको खाना पानी दाना मिल रहा हो, उसके बाद भी मरीज को सिम्टम नहीं आते हैं। तो इसीलिए एमआरआई में अगर जो है कोई पैथोलॉजी है, लेकिन मरीज अगर सिम्टोमेटिक नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर मरीज सिम्टम लेके आ रहा है और एमआरआई में फाइंडिंग है, तो वो चीज़ें मैच करती हैं, उसके हिसाब से हम लोग जो है ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है मैकेनिकल कंप्रेशन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। जब तक नर्व में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, नर्व में केमिकल मीडिएटर्स की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग नहीं होगी, तब तक कोई सिम्टम मरीज नहीं क्रिएट करेगा। अब आते हैं अगली साइड पे। अगली साइड पे हम देख रहे हैं कि एमआरआई, ये जो है सर की हमारे एमआरआई फाइंडिंग है, जो सर में दिखाने आए थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये वाला एरिया है, ये दाहिना साइड है, ये बाएं साइड है। सर ने बाएं साइड की कंप्लेंट की थी। बाएं साइड पे हम देख रहे हैं जो नर्व जहाँ पे निकल रही है, वहाँ पे कंप्रेशन है। तो अगर और लेवल देखेंगे तो और लेवल पे जो है क्या कहते हैं कि जो नसें निकल रही हैं, वहाँ पे जो है नस नॉर्मल दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए, जैसे दाहिने साइड ही इसका देखें तो ये नस नॉर्मल दिखाई दे रही है, चारों तरफ फैट जो वाइट कलर का उससे घिरी हुई है। लेकिन इस साइड पे देख रहे हैं कि हमें वो एरिया नहीं दिखाई दे रहा है। यही कंप्रेशन है जो कि फोरामिनल स्टेनोसिस है, जिसकी वजह से इनको कंप्लेंट है, इनको शिकायत है। ये फोरामिन जो कि हमने आपको पहले दिखाया, ये वाला,
ये जो हमने दिखाया इस लेवल पे स्टेनोसिस है। इस लेवल पे अब ये फैट बिल्कुल खत्म हो चुका है, तभी बिल्कुल काला वो दिख रहा है। तो काला दिख रहा है, वो जो दब रहा है, दबने की वजह से सिम्टम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो अब बात आती है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। तो इसके लिए सर 2 महीने ऑलरेडी दवा लेकर के, जो न्यूरोपैथिक मेडिकेशंस होती हैं और जो दवाएं दी जाती हैं, किसी स्पेशलिस्ट द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो दवाएं ले करके फिजियोथेरेपी 1.5 महीने की करा करके फिर आए थे, लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल वैसी है, जॉब प्रोफाइल ऐसा है, उनकी स्टैंडिंग है, उसकी वजह से इनको कंप्लेंट बनी हुई थी, उनको जो है कोई बेनिफिट नहीं था। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि साइड बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर जो है सेंट्रल स्टेनोसिस होती तो इतनी माइनर स्टेनोसिस कभी कोई सिम्टम नहीं देता, लेकिन फोरामिनल स्टेनोसिस, जब फोरामिन में नस दबती है तो ऊपर नीचे हड्डी है और बीच में जो है नर्व कंप्रेस हो गई, तो वो जो है ज़्यादा सिम्टम क्रिएट करता है, जल्दी पैथोलॉजी क्रिएट करता है। तो अभी इसी पैथोलॉजी को दूर करने के लिए इनके बहुत डिस्कल, बहुत कंप्रेशन नहीं है, लेकिन साइड जो है ऐसी है जहाँ पे थोड़ा सा भी कंप्रेशन ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा सिम्टम क्रिएट करता है। तो अब इनको रिलीफ देने के लिए हम लोगों ने इनका न्यूरोप्लास्टी प्लान किया। तो न्यूरोप्लास्टी क्या होता है? न्यूरोप्लास्टी कुछ नहीं, CR मशीन, एक्सरे मशीन के सहारे हड्डी को देखते हुए एक लैंडमार्क, जहाँ पे नस निकल रही है, जहाँ पे नस निकल रही है उस साइड पे जा करके उसकी सफाई करना, उसका लवाज करना, उसको डाई से कंफर्म करना और उसके बाद वहाँ पे दवा देना। इसी को न्यूरोप्लास्टी बोलते हैं, या इसी को सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक बोलते हैं, जो कि बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट देता है, बहुत ही यूनिक प्रक्रिया है, जो कि दवा और सर्जरी के बीच का एक ऑप्शन है। और इससे बहुत सारे मरीज जो कि दवाओं और फिजियोथेरेपी से नहीं रिस्पॉन्स पाते हैं, उनको इससे बहुत ही बेहतर राहत हो जाती है और जल्दी बेहतर होकर के नर्व पे जो इन्फ्लेमेशन था वो इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाता है और फिर से वो अपने काम को नॉर्मल वापस कर पाते हैं, नॉर्मल अपनी रूटीन एक्टिविटी पे लौट पाते हैं। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग नस के पास जाते हैं मशीन से देखते हुए। इसमें जो हमने बताया था, जो लैंडमार्क है वो वही है जो इस हड्डी को पीछे की हड्डी जोड़ता है, जिसको हम लोग पेडिकल बोलते हैं। तो उसी पेडिकल को घड़ी की तरह बना लेते हैं, बना करके उसके नीचे हम लोग 6 o'clock पे जाते हैं। 6 o'clock पे जाते हैं, जा करके वहाँ पे दवा डिपोजिट ये है। तो हम लोग ये, अगर ये पेडिकल है, ये पेडिकल, तो इस जगह पे जाते हैं। इस जगह पे हमें पहुंचना है। पहुंच करके जब हम डाई डालेंगे, डाई क्या है, डाई हमें एक्सरे में ब्लैक कलर से दिखाई देती है। जब हम डाई डालेंगे तो वो डाई जो है थोड़ी सी बाहर जाएगी, थोड़ी सी अंदर जाएगी, तो ये ट्रैक बनाएगी इस तरीके से, मतलब वो हमें दिखेगा कि पेडिकल के बगल से होती हुई डाई अंदर जा रही है और ये पेडिकल और नस के बीच में, तो ये इस ट्रैक को भी पकड़ेगी और थोड़ी सी बाहर जाएगी तो बाहर भी ट्रैक जो है दिखाई देगा। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे नस है तो नस के इस तरफ भी डाई गई, इस तरफ भी डाई गई, तो एक प्रॉपर जो है ट्रैक बन के आ जाता है कि हाँ, डाई नर्व की मार्जिन दिखती है, उसके दोनों तरफ डाई दिखती है। तो इस तरीके से ट्रैक बन के आता है और ये जो आर्क जैसा दिखता है, यही कंफर्मेटरी है कि हाँ, हम सही जगह पे हैं। तो इस तरीके से न्यूरोप्लास्टी करते हैं और न्यूरोप्लास्टी करके उसमें जो है मरीज को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, ये उसी की पिक्चर है। हमने जब यहाँ पर इस साइड पे पेडिकल के नीचे पहुँच करके जब हमने इनको दवा दी है, डाई दी है, तो डाई देने के बाद इस तरीके से ये आर्च बन करके आ रही है। तो कुछ डाई अंदर जाती है, जो अंदर जाएगी वो एंटीरियर एपिड्यूरल स्पेस है, और कुछ डाई बाहर जाएगी जो कि नस के अलोंग जो है बाहर निकलती है। यही चीज़ जब हम लोग जो है, ये एपी इमेज है, जब हम लोग लेटरल इमेज में देखते हैं तो हमें इस तरीके से डाई ऊपर चढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये ऊपर जो है ट्रैक की तरफ जाएगी, ये बता रहा है कि ये ट्रैक की तरफ जा रही, मतलब हम लोग सही जगह पे है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पे ये सिर्फ न सिर्फ थोड़ी सी बाहर निकली है, बल्कि ये ऊपर के ट्रैक पे, या इस लेवल पे देखें, न सिर्फ यहाँ से बाहर निकली है बल्कि ऊपर के ट्रैक पे ऐसे ऊपर चढ़ी है, ऊपर की तरफ चढ़ी है। तो ये है, ये इस तरीके से करते हैं, जो कि लोकल में हो जाता है और पेट के बल लिटा करके इसको करते हैं। इसके लिए 4 घंटे खाली पेट चाहिए। 4 घंटे खाली पेट होकर के फिर आएँ और उसी जगह पे सुन्न करके, पीठ पे ही सुन्न करके इसको कर सकते हैं। और 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर, अगर सारी एनाटॉमी नॉर्मल है तो 15 से 20 मिनट में हम लोग ये प्रोसीजर कर लेते हैं। और 20 मिनट के बाद 2 घंटे ऑब्जर्व करके फिर मरीज को बाहर वापस जो है शिफ्ट कर देते हैं और 2 से 3 दिन तक कुछ दवाएं देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह। और उसके बाद न्यूरोपैथिक मेडिकेशन अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको चलाते हैं, नहीं तो उसको टेपर कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं, जैसी मरीज की रिक्वायरमेंट होती है। इससे बहुत जल्दी रिकवरी होती है, बहुत जल्दी वो फिर से अपने काम में वापस जाते हैं। तो इसका प्रिविलेंस, इसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा है कि आप ये समझिए कि दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उसमें 2 से 5% लोगों को साइटिका के फीचर होते हैं। और लाइफ टाइम इंसिडेंस ऐसा है कि आपकी पूरी लाइफ में आप 10 से 40% जो है चांस है आपको साइटिका होने का।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है। और जो साइटिका हो रहा है वो ज़्यादातर डिस्क के बल्ज की वजह से होता है। जब डिस्क निकलती है, निकल करके नस को दबाती है, तो ये समस्या पैदा करती है। और 80% केस में तो ये अपने आप सही हो जाता है। 80% केस में अगर हम जो है 6 हफ्ते तक का समय दे रहे हैं, 6 हफ्ते तक में दवा, फिजियोथेरेपी, रेस्ट या जो एक्टिविटी मॉडिफिकेशन वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उससे जो है ये सही हो सकता है। और 20% केस में ये जो है नहीं सही होता है, जिसमें फिर फर्दर कोई इंटरवेंशन या किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, वो ये केस है जिसमें हम लोग न्यूरोप्लास्टी से बेनिफिट देते हैं। तो अगर न्यूरोप्लास्टी से बेनिफिट होता है तो अच्छी बात है, नहीं बेनिफिट होता है या फिर जैसे हमने एमआरआई दिखाया, एमआरआई के बेसिस पे डिसाइड होता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, मरीज के सिम्टम के अकॉर्डिंग भी हमें डिसाइड करना होता है किस साइड जाना चाहिए। तो अगर न्यूरोप्लास्टी से बेनिफिट नहीं हुआ तो हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेज में परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक डिस्क डिकम्प्रेशन प्लान कर सकते हैं, जो कि वो भी डे केयर प्रोसीजर है। उससे भी आप जो है 3 दिन में अपनी रूटीन लाइफ को गेन कर सकते हैं और 15 दिन में आप सब कुछ बेटर होकर के अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं।